नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हैं और पेंशन राशि का लाभ आपको प्रतिमाह मिलता आ रहा है या फिर पेंशन को लेकर के आप हमेशा परेशान रहते हो, आपकी पेंशन नहीं आती है, 6-6 7-7 महीने हो जाते हैं, पेंशन राशि आपके अकाउंट में नहीं पहुंचती, या पहले ज़्यादा आती थी अब पेंशन राशि कम आ रही है, या फिर कोई भी अगर आपके मन में प्रॉब्लम है आज पेंशन राशि को लेकर के, तो इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा। मेरा ये विश्वास है कि अगर आपने अपना जो भी कीमती समय है इस वीडियो को दे दिया तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो खुद से सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जो भी चीज़ें हैं उनको एक एक करके आपको क्लियर समझाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और देखिए पूरा एनालिसिस करने के बाद जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें आपको परेशान करती हैं वो मैंने यहाँ पर सब लिख लिया है। और यहाँ पर 5 सबसे ज़रूरी नियम भी आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि अगर आप इन चीज़ को फॉलो करते हो तो फिर ना तो भविष्य में कभी आपकी पेंशन राशि होल्ड होगी, ना तो 3-4 महीने बाद आएगी, और ना ही आपकी पेंशन राशि कम आएगी। बस शर्त यह है कि आज ये जो 5 नियम आपको हम बताएंगे इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको फॉलो ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वापस से। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सभी पेंशनर्स के लिए 5 सबसे जरूरी नियम। भारत में पेंशन योजनाएं एक परिचय, पूरा बेसिक से आपको बता देते हैं आखिर ये पेंशन राशि है क्या और इसका लाभ आपको कैसे मिलता है। देखिए पेंशन योजना का उद्देश्य क्या होता है। भारत सरकार और राज्य सरकारें समाज के कमजोर वर्गों, वृद्ध, विधवा और दिव्यांग, कुष्ठ रोगी, तलाकशुदा आदि को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए पेंशन योजनाएं चलाती हैं। उनका मोटिव केवल इतना होता है, जो भी कमज़ोर लोग हैं, ये जो वर्ग होते हैं तीनों ही वर्ग कमज़ोर श्रेणी में आते हैं, जो खुद से कमा के खाने में सक्षम नहीं होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, यानी कि अपने बड़े बुजुर्गों पर या फिर अपने सहपाठियों पर ये लोग डिपेंड होते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट इनको कुछ सहायता राशि देती है ताकि ये अपना खर्चा चला पाएँ, जिसको हम लोग पेंशन बोलते हैं। तो बात कर लेते हैं, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर आपको हम बता देते हैं केंद्र सरकार की योजनाएं कौन सी हैं, राज्य सरकार की योजनाएं कौन सी हैं। जो केंद्र सरकार होती है वो योजना चलाती है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इसको इग्नू एपीएस बोलते हैं, और ये 60 वर्ष से उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए होती है, और इसको 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को दिया जाता है। इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन ये 40 से 59 वर्ष की महिलाओं को मिलता है। इंदिरा गांधी डिसेबिलिटी यानी ये जो होती है दिव्यांग लोगों के लिए, जो विकलांग होते हैं, 18 से 59 वर्ष के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। अब यहाँ पर ये 59 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जैसे ही आप 60 साल के हो जाओगे तो फिर आपको ओल्ड एज पेंशन का लाभ मिलने लगेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको जानना जरूरी थे। तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी राज्य सरकार की होती हैं, कौन कौन सी केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं। तो ये केंद्र सरकार की थी। अभी हम आपको राज्य सरकार की योजनाएं भी दिखा देते हैं। हालांकि राज्य जो है अपने हिसाब से अलग अलग चलाता है, तो उसके डिपेंड करेगा आप किस राज्य के रहने वाले हो। प्रत्येक राज्य की अपनी अलग पेंशन योजनाएं होती हैं। कुछ राज्यों में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर पेंशन राशि देते हैं, जैसे ये उत्तराखंड हो गया आपका, राजस्थान हो गया। ये ऐसे जिले होते हैं, ऐसे राज्य हैं ये जो अपने खुद से पेंशन देने में सक्षम नहीं है, ये केंद्र सरकार से अनुदान मांगते हैं पेंशन राशि देने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो राज्यवार पेंशन राशि का वितरण अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड में लगभग केंद्र और राज्य सरकार मिला के 1500 रुपये प्रति माह देती हैं। राजस्थान में केंद्र और राज्य सरकार दोनों का योगदान रहता है। दिल्ली अपने दम पर 2250 रुपये देती है। हरियाणा 2000 रुपये, उत्तर प्रदेश 1000 रुपये तिमाही भुगतान होता है, ये हर 3 महीने पर 3000 रुपये मिलते हैं। और मध्य प्रदेश 600, सबसे कम बिहार में रहती है 400। बाकी अन्य राज्यों में अलग अलग राशि है। अगर आप किसी अदर स्टेट से देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी पेंशन राशि को बताइएगा। तो अब हम लोग आपको वो बता देते हैं आखिर ऐसे कौन से 5 काम हैं जो सभी पेंशनर्स को करने चाहिए अगर आप अपनी पेंशन राशि को लटकाना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि टाइम टू टाइम आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होता रहे। तो देखिए यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं पेंशनर्स के लिए 5 सबसे ज़रूरी नियम। अगर जो भी पेंशनर इनको फॉलो नहीं करता है उसकी पेंशन नहीं आती है और वो अक्सर परेशान रहता है। तो आप जान लेते हैं उन 5 नियमों के बारे में जिनका पालन करना हर पेंशनर के लिए अनिवार्य है। तो उसी में देखिए हमारा जो पहले वाला है वो रहेगा आधार अपडेट क्यों ज़रूरी है। अपना जो आधार कार्ड की त्रुटि है उसको सही कराएं या फिर अपडेट कराएं। ये ज़रूरी क्यों है। आधार कार्ड पहचान का एक मुख्य दस्तावेज होता है। 10 साल से ज़्यादा पुराने आधार कार्ड में फ़ोटो, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर आदि अपडेट नहीं होते, जिससे सत्यापन में दिक्कत आती है। आप देखिए अगर आपका आधार कार्ड पुराना है, यानी 5 साल, 6 साल, 10 साल पुराना आपका आधार कार्ड है, तो सीधी सी बात है जो आपने उस टाइम उसमें फ़ोटो डलवाई होगी और आज की अगर चेहरा, उस समय का चेहरा और इस समय का चेहरा देखा जाए तो आपके फेस में अच्छा खासा डिफरेंस आपको खुद से ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ आपने क्या करा है, आधार में अपडेट नहीं कराया, जिस वजह से फेस डिटेक्शन में आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो गया है, या फिर हो सकता है आपकी पेंशन इसी वजह से रोक दी गई हो। तो अगर 2 या 3 महीने हो गए आपकी पेंशन राशि नहीं आ रही तो एक कारण ये भी हो सकता है कि आपकी पेंशन राशि अब आए ही ना, क्योंकि आपने क्या करा था, आधार अपडेट नहीं करवाया। सेकंड, यहाँ पर देखिए पहला तो होता है फ़ोटो, उसके बाद पता की बात कर लेते हैं। अब मान लेते हैं आप लोग किराए पर रहते थे उस टाइम, अब आपका खुद का मकान हो गया है।
या फिर आप अपने मकान में रहते थे बट आपने इस टाइम जगह चेंज कर दी, वो वाला मकान बेच के आप किसी दूसरी जगह पर रह रहे हो, लेकिन आपने सबसे बड़ी गलती ये करी कि आपने अपने आधार कार्ड में पते को चेंज नहीं कराया। आपने आधार कार्ड में कुछ और पता डाला, पेंशन के अकाउंट में जो पता है वो कुछ और पड़ा है, और पेंशन का जो आवेदन किया था उसमें पता कुछ और है। तो इस तरह से जो मिसमैच होता है ना डाटा, इसी वजह से प्रॉब्लम होती है सभी पेंशनर्स को। जन्म तिथि चलिए सही रहती है, उसमें भी आपने सही डाली होगी, उसको तो पड़ी रहती है, तो एक ही बार पड़ती है। मोबाइल नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं, तो मोबाइल नंबर देखिए उस समय आपने जो भी नंबर डाला हो, मान लेते हैं वो फ़ोन आपका गिर गया, फ़ोन चोरी हो गया या फिर कुछ भी हो, आपका वो सिम अब काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपका जो नंबर लिंक है आपने वही रहने दिया, क्योंकि आपने सोचा उससे क्या ही फ़र्क पड़ना है। तो देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप पेंशनर हो या फिर किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेते हो, तो हर सरकारी योजना का जब फॉर्म भरोगे तो आधार से लिंक मोबाइल नंबर मांगा जाता है, जिस पर OTP आता है। आप अगर नंबर नहीं अपडेट करोगे या फिर आप कोई भी आपको नंबर याद नहीं कि आपने कौन सा नंबर अपडेट किया था, तो ये इन सभी चीज़ों का सोल्यूशन आपको CSC सेंटर पर मिलेगा, जो कि जनसेवा केंद्र होते हैं, प्रज्ञा केंद्र होते हैं। यहाँ पर आप जाओगे, मात्र 50 रुपये दोगे, आपका नया मोबाइल नंबर वो लोग लिंक कर देंगे, या फिर आपको बता देंगे कि आपने कौन सा मोबाइल नंबर लिंक किया था, अगर आप भूल गए होगे तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर पड़ा है वही बैंक अकाउंट में होना चाहिए, जो पेंशन का आवेदन करा है उसमें भी वही नंबर होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं, अगर आप नहीं कराते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बैंकिंग, KYC और सरकारी योजनाओं में आधार की सही जानकारी जरूरी होती है। उसका देखिए इसी में आ जाता है कि क्या क्या अपडेट कराएं। देखिए फ़ोटो अगर आपको अपडेट करानी है, अगर पुरानी फ़ोटो से पहचान में दिक्कत हो सकती है। जन्म तिथि, गलत जन्म तिथि से पेंशन पात्रता प्रभावित होगी। पता सही कराएं, यानी सही पता ना होने से दस्तावेज मेल नहीं खाते। मात्राएं और स्पेलिंग, सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इसको देना है। आपने आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग, अकाउंट में नाम की स्पेलिंग कुछ और है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। पता आदि में मात्राओं की स्पेलिंग की गलती हो सकती है। मोबाइल नंबर लिंक ना होने पर OTP आधारित वेरिफिकेशन आपका नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें होती है। अब बात आता है कि कैसे कराएं और कहाँ कराएं। तो देखिए इसका सिंपल सा एक सोल्यूशन ये है कि आप CSC सेंटर, बैंक में, आधार नामांकन केंद्र या फिर आप किसी भी सरकारी कैंप, या अगर ये सब इन सारी जगहों पे आप नहीं जा सकते हो, आपके नज़दीक अगर पोस्ट ऑफिस है तो आप वहाँ पर जा सकते हो। वो भी नहीं है तो आप किसी भी CSC सेंटर या फिर प्रज्ञा केंद्र जो होते हैं, जो जहाँ से आप सारी सरकारी योजनाओं का फॉर्म भरते हो, वहाँ पर जाके मात्र 50 रुपये देना, ये सब कुछ आपका अपडेट हो जाएगा। आप लोग दूसरा नियम, पेंशन का KYC करवाएं। यानी KYC है क्या, सबसे पहले तो ये जान लो। देखिए KYC और KYC में डिफरेंस होता है। KYC बैंक में होती है, KYC आपके जो जिससे लिंक करवाना है उसमें होती है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर एक डिजिटल पहचान सत्यापन प्रक्रिया है। इसमें आधार नंबर और बायोमेट्रिक यानी अंगूठा आप लगा दो या फिर OTP के माध्यम से आपका जो पहचान है उसको वेरीफाई किया जाता है। सरकार ने सभी पेंशनर्स के लिए KYC अनिवार्य कर दिया है। अब बिना KYC के सभी पेंशनर्स को पेंशन राशि नहीं मिलेगी। तो बात आती है कि हम ये सर कहाँ से कराएं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो देखिए सिंपली आपका KYC कराना है तो आपका आधार कार्ड लगेगा, और आपको अगर बैंक जाना है तो बैंक में आप जाके करा सकते हो KYC। वहाँ पर आप जाओगे, जो भी अधिकारी मिलेगा आप उससे बोलना मुझे KYC करानी है, फॉर्म दे दीजिए, वो आपको KYC दे देगा कि KYC का फॉर्म दे देगा, आपको उसको फिलअप करना है। 10 से 15 मिनट लगेंगे, आपका KYC जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी इसमें कुछ चार्जेस नहीं पड़ते हैं, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, आप जाके बैंक में करवा सकते हो। तो डॉक्यूमेंट केवल आपको आधार कार्ड लेके जाना है, और करंट की इस समय फ़ोटो लेके आपकी जानी है, और एक चालू मोबाइल नंबर लेके जाना है जो कि आपका आधार कार्ड से लिंक हो। तो देखिए तीसरा हमारा पॉइंट आ जाता है कि बैंक खाते को आधार से लिंक कराएं, NPCL मैपिंग करवा दें और DBT इनेबल करवा दें। देखिए आधार लिंकिंग क्यों ज़रूरी है। देखिए मैं यहाँ पर ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि आप आज ही जाओ ये सब काम करवा दो, मैं ये केवल इतना बोल रहा हूँ आपको पेंशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना, इस पॉइंट पे एक बार गौर करिएगा और ये सब चीज़ें चेक करिएगा कि क्या आपके में ये सब चीज़ें सही हैं। अगर 100% मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से कोई ना कोई आपके आवेदन फॉर्म में या फिर पेंशन अकाउंट में कुछ ना कुछ गलती जरूर होगी, तभी आपकी पेंशन राशि होल्ड हुई है। गवर्नमेंट बिना किसी कारण के किसी भी पेंशनर की पेंशन नहीं रोकती है। बात करते हैं आधार लिंकिंग जरूरी क्यों है। सरकार की सभी योजनाओं की राशि, पेंशन हो चाहे सब्सिडी हो चाहे स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप हो, ये सब सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से भेजा जाता है। आधार लिंकिंग और NPCL मैपिंग के बिना DBT संभव नहीं है। यानी जब तक ये दोनों नहीं होंगे तब तक आप अपना DBT ऑन नहीं करा पाओगे। अब यहाँ पर देखिए DBT आपने सुना होगा, आधार लिंकिंग भी आपको पता है, लेकिन ये नया नाम है आप सभी के लिए। हम जानते हैं कि NPCL मैपिंग आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे। तो बात आती है कि ये NPCL मैपिंग है क्या। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए NPCL मैपिंग क्या होती है। NPCL मैपिंग मतलब होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया,
इसका अर्थ ये है कि आपका बैंक खाता आधार नंबर से एनपीसीएल के प्लेटफॉर्म पर लिंक होगा। मैंने बोला ना आपको आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवाना है, तो जिस पोर्टल पर ये लोग अपडेट करते हैं उस पोर्टल का नाम है एनपीसीएल। यानी एनपीसीएल जब तक नहीं होगा तब तक डीबीटी ऑन नहीं होगी, और जब तक डीबीटी आपको अगर ऑन कराना है तो एनपीसीएल आपको लिंक करवाना पड़ेगा, यानी इसकी मैपिंग आपको करवानी पड़ेगी। इसमें आपका कोई रोल नहीं रहता है, आपका रोल केवल इतना है कि आपको आधार कार्ड लेके जाना है बैंक, बाकी ये सब काम बैंक वालों का रहता है, चाहे एनपीसीएल मैपिंग हो चाहे डीबीटी इनेबलिंग हो। ठीक है, तो इससे सरकार को आपके खाते में सीधा पैसा भेजने की सुविधा होती है। मैंने अभी डीबीटी इनेबलिंग बोला था ना, ये डीबीटी इनेबलिंग होती क्या है? डीबीटी इनेबलिंग का मतलब है कि आपके बैंक खाते को सरकारी योजनाओं के पैसे प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना है। तो बात आती है कि ये कार्य कैसे करवाएं और हम कैसे जाके मतलब बात करें बैंक में। बहुत से लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता तरीका, तो मैंने यहाँ पर भी सब कुछ लिखा हुआ है। अपनी बैंक शाखा में जाइएगा, आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाइएगा और साथ में एक फ़ोटोकॉपी लेकर के जाइएगा, बैंक पासबुक लेके जाइएगा, मोबाइल नंबर लेके जाना जो आधार कार्ड से लिंक हो, इन सबको लेके जाना है और बैंक अधिकारी के पास जाना है। उनसे बोलना है कि मुझे अपने खाते को आधार से लिंक कराना है, एनपीसीएल मैपिंग करानी है और डीबीटी इनेबल कराना है। ना हो तो आप इसको कहीं पर लिख लो, सेम टू सेम यही जाके आप बोल दीजिएगा। 15 से 20 मिनट का समय लेगा, वो ये सभी चीज़ें कर देगा। बट एनपीसीएल मैपिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो हो सकता है आपको एक बार और बैंक जाना पड़े, 2 बार आपको बैंक जाना पड़ सकता है। तो मैंने पूरा बता दिया। बहुत से ज़्यादा अगर प्रोसेसिंग टाइम लगा तो 3 से 4 दिन का होता है, लेकिन ज़्यादा अगर अच्छी बैंक है आपकी, कोई जैसे एसबीआई वगैरह हो गई, मतलब अच्छी खासी बैंक अगर आपकी है तो फिर आपका काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। 4th पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, वो कौन सा पॉइंट है, फिर आपको बताएंगे कि आखिर आपके में कौन सी प्रॉब्लम है जो पेंशन राशि होल्ड होती है। यहाँ पर मेरे लिए 4th पॉइंट लिखा हुआ है, बैंक खाते को पैन कार्ड से लिंक करें। अब ये बैंक खाते को पैन कार्ड से भी लिंक करना है आपको, ये क्यों जरूरी है? देखिए, सरकार ने बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और फर्जी खातों को रोकने के लिए पैन कार्ड लिंकिंग जो है वो अनिवार्य कर दी है। आयकर विभाग की गाइडलाइन के अनुसार अगर आप 50,000 रुपये से अधिक का लेन देन करते हो, एफडी करवाते हो या फिर कोई भी चीज़ आपका है, तो उसके लिए आपका पैन कार्ड होना ज़रूरी है। पैन कार्ड जब तक आपका अकाउंट से लिंक नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन करने में, एंड यहाँ पर पेंशन आने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कई राज्यों में पेंशन के लिए पैन लिंकिंग अनिवार्य है। अब ये काम आपका है कि आपको पता करना है कि आपके राज्य में पैन लिंकिंग होती है या नहीं होती है। अगर आप नहीं पता कर सकते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा कि आपके राज्य में पेंशन के लिए पैन लिंकिंग जरूरी है या नहीं। बात आती है कैसे कराएं, हमारे पास तो पैन कार्ड ही नहीं है। तो देखिए, अगर पैन कार्ड नहीं है तो आपको नज़दीकी सीएससी सेंटर या प्रज्ञा केंद्र, जहाँ पर भी आपको जाना है, आप जाके एक नया पैन कार्ड बनवा लीजिए। 100 से 150 रुपये लेगा, 7 से 10 दिन में आपके घर पर ये कार्ड डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, देखिए, पैन कार्ड मिलने के बाद बैंक शाखा में जाएं, पैन कार्ड और बैंक पासबुक साथ लेकर जाएं। बैंक अधिकारी को पैन लिंकिंग के लिए कहें कि हमें ये करवाना है, वो आपको एक फॉर्म देगा, उस फॉर्म को सक्सेसफुली भर लीजिए। पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी एक लगा दीजिए, साथ में अटैच यानी स्टेपलर करके उसको जमा कर दीजिए। आपको वहाँ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा लिंकिंग का, वो आपको लिख के कहीं पर नोट कर लेना है, क्योंकि ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। तो अब जो 5वां पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं वो और भी ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये इनिशियल मिस्टेक होती है किसी भी पेंशनर्स की, यानी प्रारंभिक गलती, सबसे बड़ी गलती जो लोग पेंशनर कर देते हैं, वो हम आपको 5वें नंबर पर बताने वाले हैं। देखिए, 5वां नियम हमारा क्या कहता है, पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करवाएं। जी हाँ साथियों, सबसे इनिशियल मिस्टेक होती है, मैंने बोला था, आप न्यू पेंशनर थे, आपने जाके आवेदन किया था किसी सीएससी सेंटर पर और 6, 7, 8 महीने 10 महीने हो गए हैं, तक आप वेट कर रहे हो कि आपकी पेंशन राशि क्यों नहीं आई, तो हो सकता है आपका जो फॉर्म है वो ही गलत भरा हो। ये क्यों जरूरी होता है करेक्शन? कई बार पेंशन आवेदन में नाम, जन्मतिथि, बैंक डिटेल, मात्राएं, स्पेलिंग, आईएफएससी कोड आदि में गलती रह जाती है। अब ये गलती की वजह से भी हो सकता है, मानवीय गलती जो होती है, भाई मान लेते हैं सीएससी सेंटर वाला जो है 6 की जगह वो 5 दबा गया और 4 की जगह 3 दबा दिया, और धोखे से मतलब हो जाता है। तो सीएससी सेंटर या बैंक अधिकारी से आवेदन भरते समय मानवीय त्रुटि हो सकती है। दस्तावेजों की जांच गलती मिलने पर आवेदन रिजेक्ट या पेंडिंग हो जाता है, यानी अगर आपका दस्तावेज गलत पाया गया तो फिर आवेदन भी कैंसिल हो जाएगा या फिर पेंडिंग में वो लोग
डाल देंगे। पेंडिंग में अगर पड़ा हुआ है तो आपके लिए प्रॉब्लम जो है नहीं रहेगी ज़्यादा, क्योंकि आप उसको करेक्शन करवा सकते हो। बट अगर रिजेक्ट हो गया तो आपको फिर से नए सिरे से भरना होगा। तो बात कर लेते हैं, अगर पेंडिंग में आपका आवेदन शो हो रहा है, आपको सिंपली करना क्या है, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर CSC सेंटर पर जाइए, उस पर वहाँ पर डालोगे तो स्टेटस वहाँ पर दिखा देगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या पेंडिंग में है। तो अगर रिजेक्ट हुआ है तो उसी टाइम ऑन द स्पॉट आप नया फॉर्म भर दो। अगर पेंडिंग में दिखा रहा है तो फिर आपको क्या करना है, तो देखिए आपको सबसे पहले ये पता करना है कि गलती कहाँ पर हुई है। जैसे ही वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा आपका, तो वहाँ पर दिखा देगा कि रिजेक्टेड हुआ है या पेंडिंग में गया है, करेक्शन रिक्वायर्ड, इन 3 चीज़ों में से कोई एक बताएगा। अगर पेंडिंग में है तो आप करेक्शन रिक्वायर्ड पर क्लिक करना, और जो भी त्रुटि दिख रही है उसको CSC सेंटर वाले से आप सुधरवा लीजिएगा। उसके बाद आपको जो है करेक्शन कैसे कराना है मैंने बता दिया आपको। CSC सेंटर वगैरह जाइएगा, सब आपका हो जाएगा। ठीक है, किन किन जगह पर ज़्यादा गलती हो सकती है, तो कि नाम, पता, जन्म तिथि, लिंग, बैंक खाता संख्या, FSC कोड, मात्राएं, स्पेलिंग, इन सब में गलतियाँ हो सकती हैं, जो कि नॉर्मल है, कभी किसी से भी हो सकती है। अगर आप ये सब नहीं कराते हो तो आपका आवेदन रिजेक्ट या पेंडिंग में पड़ा रहेगा, आवेदन पेंशन राशि ट्रांसफ़र नहीं होगी, और भविष्य में पेंशन स्थायी रूप से आपकी बंद भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपकी पेंशन राशि नहीं आई तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने स्पेशल रिसर्च करके आप सभी पेंशनर्स के लिए इस वीडियो को तैयार किया, क्योंकि आप में से कई पेंशनर ऐसे हो जो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। खासकर न्यू पेंशनर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, उन्हें पेंशन के बारे में नहीं पता होता है। अगर तो एक भी महीने की उनकी लेट हो जाती, 1-2 महीने पेंशन नहीं आई, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर उनको जो ऐसा लगता है कि हमारा नाम जो है कट गया है। तो ये चीज़ मैंने बताई है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। अब आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने यार दोस्तों, भाई बंधुओं और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, उनको भी बताओ अगर उनके भी ऐसी कोई समस्या हो रही है। तो फिलहाल के लिए जो भी जानकारी थी मैंने पूरी क्लियर आपको समझा दी। अगर आपके अभी भी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।